आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलाएंगे जिन्होंने मात्र 6 वर्ष में लगभग 23,000 से अधिक पौधों को रोपित किया है और उन पौधों में देव वृक्ष, कल्प वृक्ष और औषधि वृक्ष हैं जो कि देश से लगभग विलुप्ति की कगार पर हैं। हम बात कर रहे हैं गोरखपुर विश्वविद्यालय के पूर्व विभागाध्यक्ष प्रोफेसर दिनेश कुमार सिंह की, जिन्होंने एक मुहिम छेड़ी है और उस मुहिम के तहत वो लगातार ऐसे पौधों को संरक्षित और संवर्धन करने का काम कर रहे हैं जो कि लगभग विलुप्त के कगार पर हैं। सर हमारे साथ हैं, हम जानना चाहेंगे सर अभी तक आपने कितने पौधों को कैसे कैसे रोपित किया है और क्या मोटो रहा है? देखिए, मैं रिटायरमेंट के बाद, अवकाश प्राप्ति के बाद वृक्षारोपण अभियान से जुड़ा रहा, क्योंकि मैं पर्यावरण विज्ञान भी पढ़ाता था 15 साल। और वृक्षारोपण इस पृथ्वी की जो गर्म हो रही है, इस साल आप सभी लोगों ने देखा होगा कि 55 डिग्री तक टेम्परेचर चला गया, तो इसके रोकने के लिए सबसे बड़ा हथियार वृक्षारोपण ही है। और इस वृक्षारोपण में हमें ऐसे वृक्षों को रोपित करना चाहिए जिनकी आयु अधिक हो, जो कार्बन डाइऑक्साइड अधिक अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन अधिक निकालते हों। तो ऐसे में हमने देव वृक्ष, जिन्हें औषधि वृक्ष भी कह सकते हैं आप, का रोपण प्रारंभ किया। इसमें मैंने कल्प वृक्ष मुख्य है, कपूर है, रुद्राक्ष है, मौलश्री है, बरगद, पीपल, पाकड़, बेल, गूलर, इस प्रकार के वृक्षों का रोपण मुख्य रूप से किया है। वैसे किया तो अन्य भी प्रजातियों के किया है, लेकिन इनका मुख्यतः इन्हीं लोगों को किया है क्योंकि इनकी आयु अधिक होती है और इनमें कार्बन डाइऑक्साइड शोषण करने की क्षमता और ऑक्सीजन निकालने की क्षमता अधिक होती है अन्य वृक्षों की तुलना में। तो ऐसे वृक्षों का रोपण करके हम अधिक से अधिक, जैसी जितनी हमारी आबादी कंट्री की है, करीब उतना वृक्ष अगर हम रोपित कर दें तो हम कार्बन डाइऑक्साइड के बहुत से अधिक मात्रा को शोषित कर लेंगे और ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी बिल्कुल। क्योंकि 80% से अधिक वृक्ष कट गए हैं हमारे देशों में। जो 20वीं सदी के प्रारंभ में जितने वृक्ष थे, अगर उतना भी हम लगा लें तो इस समस्या से बहुत कुछ निजात पा जाएंगे। सर आपने अपने घर में तमाम वृक्ष लगाए हैं। सर हम चाहेंगे कि आप दर्शकों को भी बता दें कि कौन से, कैसे वो पहचाने कौन से कपूर के वृक्ष है, कौन से कल्प वृक्ष है, कौन से देव वृक्ष है और कौन से औषधि वृक्ष है। जैसे कि आप देखें सामने जो वृक्ष है, ये कल्प वृक्ष है 4 वर्ष पुराना। और इस कल्प वृक्ष को देव वृक्ष भी कहते हैं क्योंकि इसमें ऐसा कहा जाता है कि सभी देव ऊर्जाएँ इसमें निवास करती हैं। इसके जड़ में हनुमान जी हैं, पारिजातपुर मूलवासिनम। इसके निचले वाले पोर्शन में शंकर जी हैं, उसके ऊपर विष्णु भगवान है और सारे शाखा प्रशाखाओं में सारी देव ऊर्जाएँ रहती हैं। आप उनको देव माने चाहे ऊर्जा माने, ऊर्जा ही देव हैं। और ये वृक्ष जो जहाँ रहते हैं उसके 3-4 किलोमीटर के रेंज में ऊर्जा का प्रभाव बहुत ही धनात्मक होता है, पॉजिटिव ऊर्जा होती है। उसके अलावा ये औषधि गुण से परिपूर्ण है। इसके फल, इसके पत्ती, इससे जल भी मिलता है क्योंकि 1 लाख लीटर जल इसमें फुल्ली ग्रोन ट्री में पाया जाता है। अफ्रीका में इसको जंगलों में जब जल की आवश्यकता होती है तो इसकी डाल को काट करके लोग जल भी पी लेते हैं। तो ये इसका जो फल होता है उसमें 7 एसेंशियल अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं एक ही जगह। ये बहुत ही दुर्लभ चीज़ है। और इसकी पत्तियों का औषधि रूप में इसको यूज करते हैं, आटे में गूँथ करके, चावल में डाल के, दाल में डाल के खाया भी जाता है। सर ये सब अगर भारत में बात करें तो क्या इन पौधों की क्या स्थिति है? भारत में क्या नहीं, पूरे विश्व में यह 10 एक्सटिंक्ट होने वाले पौधों में एक है। इसलिए मेरी एम्फेसिस इस पर ज़्यादा थी कि कम से कम, क्योंकि अफ्रीका का मूल है ये पौधा और इंडिया जो अफ्रीका से ही अलग होकर के एशिया वाले कंटिनेंट में मिला है, इसलिए जलवायु की दृष्टि से दोनों का मट्टी और वो इसके लिए उचित है। और इसलिए मैंने इसका प्रोपोगेशन किया है पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश में, सभी ज़िलों में मैंने इसको लगाया है। और ख़ासियत यह है कि इसकी 94% सर्वाइबिलिटी है, बहुत ही हार्डी प्लांट है और काफ़ी विशाल होता है, 150 फीट ऊंचा होगा और 14 से 20 फीट डायमीटर इसका तना होता है। तो ये अद्भुत पेड़ है और इसका मेरा ही बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। मैंने अपने गांव पर लगाया है और वो तो काफ़ी बड़ा हो गया, 6 साल का, उसमें पुष्प भी आने लगे हैं। लेकिन इसमें एक है कि इसके बीज से पौधा 100 बीज लगाए तो 1 अंकुरित होता है। तो कुछ पीपल के पौधे भी आप लगाए, जबकि लोग घरों में पीपल के पौधे नहीं लगाते हैं और अगर पीपल घर में होता है तो उसको लोग निकाल कर फेंक देते हैं। नहीं, मैं इससे बिल्कुल इसके विरुद्ध हूँ। देखिए, वैदिक जो पर्यावरण की बात है और वृक्षारोपण की बात अगर आपको देखना हो तो सबसे पहले वेदों में ही मिलता है।
और इस सारे वृक्षों के बारे में वेदों में लिखा है, और कहीं ये नहीं लिखा गया है कि इसको घर में मत लगाइए। मैंने सारे वो वृक्ष जिनको लोग कहते हैं घर में मत लगाइए, वो सब मैंने लगाए हैं। बरगद लगाए, पीपल लगाए, पाकड़ लगाए, सब है। और ये ऊर्जा के केंद्र हैं। जैसे बरगद जो ऐसा वृक्ष है, वो दुनिया में सबसे अधिक कॉस्मिक एनर्जी को एब्जॉर्ब करने वाला पौधा है। और जो पाकड़ है, इसमें सबसे अधिक पक्षी रहते हैं। तो अगर ऐसे वृक्ष जो ऊर्जा को सबसे अधिक रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ऐसे वृक्ष जहाँ सबसे अधिक जीव जंतु रहते हैं, वो कैसे अशुभ हो सकता है? सर, एक पीपल का पौधा मैं देख रहा हूँ, कुछ अलग पत्तियां हैं इसकी। हाँ, ये पारस पीपल है, रियल पीपल इसी को बोलते हैं। और ये पारस पीपल है। इसको मैं 4-5 साल पहले लगाया था ड्रम में। देखिए काफ़ी अच्छा विकसित हुआ। मैं इसको गांव में ले जाकर इसको ट्रांसप्लांट करूंगा अपने मंदिर पर। और ये भी बहुत ही अच्छा पीपल है। इसका जो ट्रेडिशनल पीपल हमारे यहाँ पाया जाता है, उससे अधिक इसकी ऑक्सीजन निकालने की और कार्बन डाइऑक्साइड की क्षमता होती है। सर, ये कौन सा पौधा है? ये भी कुछ औषधि लग रहा है, ये तो पूजा में लगता है। ये पलाश का पौधा है। पलाश तो करीब करीब विलुप्त हो जाए, आप पलाश खोजें तो शहर में नहीं मिलता। तो इसका भी मैंने प्रोपोगेशन ज़्यादा किया है। और ये आपका ये है कपूर का पौधा। कपूर आप जानते ही हैं, घर में कोई भी पूजा पाठ हो तो कपूर का प्रयोग होता है। तो आप एक्सट्रैक्शन प्रोसेस आप नहीं कर सकते, तो आप इसकी पत्तियों को, इसकी डंठल को यज्ञ में यूज करिए। ऐसे ही करिए सुखा करके, वो उतना ही काम करेगा। और सर, और भी कुछ पौधे जो आपने अनोखे पौधे लगाए हैं? देखिए, ये मौलश्री है। ये भी देव वृक्ष है, औषधि वृक्ष है, दोनों गुण इसमें हैं। और ये मौलश्री जो है, इनको मौल मतलब मुकुट, श्री मतलब लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी का मुकुट है। तो प्रॉस्पर्टी के लिए, समृद्धि के लिए इन पौधों को लोग घर के सामने लगाते हैं। और इसके तने में, इसके छाल में, सब में औषधि गुण है। और इसलिए जैसे पहले जो मंजन बनता था बजरंती, तो उसमें इसका प्रयोग किया जाता था। और इसको नीम की तरह इसके डंठल से आप दातून भी कर सकते हैं। दांत के लिए बहुत ही अच्छा है, पेट के लिए बहुत अच्छा है। तो इसको भी मैंने काफ़ी लगवाया इस एरिया में। सर, आपके गार्डन में मुझे एक अनोखा चीज़ मिला है, नाशपाती का पौधा है। हमको लगता है कि गोरखपुर में गिना चुना होगा, और इसमें फल भी हैं सर। तो सर, इसके पीछे का क्या रीज़न है? नाशपाती, मैं इसके पहले एक वृक्ष लगाया था, वो काफ़ी फलता था। मेरी माँ ने लगाया था, तो वो टूट गया। तो उसके बाद फिर मैंने इसको रोपित किया। 5 साल पुराना है, और बहुत बढ़िया नाशपाती, पूरा वैसे ही उगता है जो बाहर से आता है। उससे कोई स्वाद में भी कोई अंतर नहीं, साइज़ में भी कोई अंतर नहीं। 1 महीने में पूरे साइज़ पर आ जाएगा। तो ये नाशपाती भी हो सकता है। सेब भी हमारे पास है, सेब भी खूब फले हैं। तो सेब के भी फल हमारे गांव में मैंने लगाया है, बहुत अच्छा उसका है। इसके अलावा मैंने पान भी लगाया, ये भी औषधि है। और पान भी बहुत ही औषधि गुण कहा। अगर पान में चूना कत्था न लगाएं, ऐसे ही शाम को आप खाली खाना खाने के बाद दबा लें, तो आपके दांतों की बहुत सी प्रॉब्लम ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएंगे। सर, पान का पौधा घर पर नहीं लग पाता है, गमलों में नहीं लग पाता है। सेब लग जाएगा। बस इसको थोड़ा सा शेड वाले एरिया में लगाइए, धूप बहुत नहीं चाहिए, और ह्यूमिडिटी होनी चाहिए। बस इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी आती है। आप देखें, ये 3 मंजिले पर चढ़ने जा रहा पान। तो सर, ये है आपकी गार्डनिंग। और सर, अगर बात करें औषधि पौधों की, तो अपने पास कौन कौन से पौधे हैं और किस प्रकार से उनको रखा जाता है? क्या उनकी देखरेख में कुछ अलग से भी आप कुछ करते हैं? ऐसा कोई विशेष नहीं है। पौधों को खाद और पानी ये समय से मिलता रहे, तो ग्रोथ उसकी होती रहती है। और कुछ ऐसी कोई देखिए, ये सर का घर है, और यहाँ पर तमाम पौधे भी रखे हुए हैं, क्योंकि ये रोपित है जी। ये भी औषधि वृक्ष है। और इसके लकड़ी का भी काफ़ी प्रयोग होता है। ये बिल्डिंग के बनाने में, या फिर इसके सोफ़ा सेट बनाने में, बंदूक बनाने में। और फिर इसके बाद से आप देख लें, ये कपूर का पौधा है। ये सब पौधे, इस अभी अभी नया ही मैं लाया हूँ, एक गुगुल का पौधा लाया हूँ। जो गुगुल जो यज्ञ में डाला जाता है, वो भी लगाया है। ये आम के डिफरेंट वेराइटीज़ हैं। तो ये सब चलता रहता है। ऐसे 43-44 वैरायटी के पौधों को मैंने रोपित कराया है। सर, उस साइड में कुछ तेज पत्ता भी है। हाँ, तेज पत्ते का पौधा है। हाँ, तेज पत्ता है मेरे पास। और दालचीनी भी है, छोटा है अभी दालचीनी। और उसके अलावा बेल भी है, भी अनार है। फिर आप आंवला है, नींबू है, ये तो सब सर, है। सारे औषधि पौधे। हाँ, सारे औषधि। ये तेज पत्ता जो है, मसालों में टेस्ट के लिए तो है ही है। इसके अलावा तेज पत्ते के पत्ते को आप केवल जला दें तो मच्छर भाग जाते हैं। जी।
तो ये भी एक इसका उपयोग है। इसकी चाय पी लें तो आपके बॉडी की एक्स्ट्रा फैट गल के निकल जाएगी। सर आंवले का भी पौधा है सर? हाँ, आंवला भी है, खूब फलता है आंवला। नींबू भी हमारा देखिए खूब फला है। तो नींबू तो खैर अमृत ही समझिए नींबू को। सर सरकार जो जिस प्रकार से पौधारोपण करा रही है सर, उसमें इन सब पौधों का कहीं कोई नाम ही नहीं है, कहीं कोई जिक्र ही नहीं है। देखिए, सरकार को जो वन विभाग देता है वो कुछ उनके चुने हुए पौधे हैं, जैसे कि वो ले लेंगे, आपको सागौन का दे देंगे, जामुन का दे देंगे, सहजन का दे देंगे। इन पौधों का, जामुन का तो मैं मान सकता हूँ कि वो ठीक है, बहुत अच्छा है। जामुन की लकड़ी जो है वाटर प्यूरीफायर है, वो तो आप ठीक है। लेकिन सागौन का तो कोई मतलब नहीं इस लार्ज स्केल में लगाने पर। न तो पर्यावरणीय प्रॉब्लम को सॉल्व करती है, बल्कि वो जो पॉलन ग्रेन्स रिलीज करती है उससे अस्थमा होता है। तो ऐसे पौधों को नहीं लगाना चाहिए। और हर एरिया का कुछ न कुछ पौधा लोकल होता है, उस लोकल पौधे को बहुत बढ़ावा देने की ज़रूरत है, जो मट्टी में अच्छे से ग्रो करे। ठीक है। तो जैसे हम नारियल है, तो नारियल तो मैंने अपने यहाँ लगाया और नारियल फर्स्ट क्लास मेरा फल रहा है। बढ़िया नारियल जैसा साउथ इंडिया में वैसा हो रहा है। तो ये अपने ऊपर भी है कि आप उसकी कितनी केयर करते हैं, इस पर भी। लगाने के बाद उसको भूल जाना ये गलत होगा। देखिए, वृक्ष लगाना ही बहादुरी नहीं, वृक्ष का संरक्षण करना। 4P से आप प्लांटेशन, प्रिजर्वेशन, प्रोटेक्शन और पार्टिसिपेशन, ये वृक्षारोपण के 4 फार्मूले हैं। तो आप अच्छा प्लांट चूज करिए जिसकी अधिक आयु हो, उसको प्रिजर्व करिए और फिर प्रोटेक्ट करिए, संरक्षित करें, और फिर उसके बाद से आप अधिक से अधिक लोगों को जोड़ें, जैसे कि सावन जी को मैंने जोड़ा हैं। तो इसी तरह से और 4-5 यंग लोग मिल जाएंगे तो अभियान में गति आ जाएगी। तो देखिए, सर ने अभी बताया कि हरित गोरखपुर जो अभियान चल रहा है गोरखपुर में, उसके जो करता रहता है सावन साहिब जी, वो भी जुड़े हैं सर के साथ। जानना चाहेंगे सावन जी, सर से क्या सीखने को मिला है और अब आपकी जो मुहिम है उसमें कुछ परिवर्तन करेंगे? देखिए, जीवन में सफल होने के लिए कुछ मूल मंत्र होते हैं। कुछ शुभचिंतकों ने, बड़े भाइयों ने सलाह दी कि सर से आप मुलाकात करें। सर से जब मैंने हरित गोरखपुर अभियान की चर्चा की तो मैं सर से मिला और सर के द्वारा जो मार्गदर्शन मिल रहा है उसको मैं लगातार फॉलो करूंगा। और सर के प्रकृति के प्रति समर्पण और जो एक लगाव है और उसके संरक्षण पर जो लगातार सर ध्यान दे रहे हैं, इसको कहीं ना कहीं हम सभी को फॉलो करना चाहिए, जिससे हम। अभी सर ने जिस तरीके से कहा 4P, तो 4P को लेकर आपको लगता है कि लोग अवेयर है? नहीं, 4P को लेकर के अवेयर नहीं है। जैसे लगाना, जैसे सर ने कहा कि लगाना ही बहादुरी नहीं, उसका संरक्षण अति आवश्यक है। और मुझे लगता है कि अगर देश के सभी व्यक्ति या गोरखपुर की ही बात करें, हरित गोरखपुर अभियान में जुड़ करके और सर का मार्गदर्शन ले करके, सर की जो जानकारियां हैं औषधीय गुणों से, और आगे बढ़ें, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हरित गोरखपुर अभियान सफल होगा। और सर ने मुझे जो है एक प्रेरित किया है, बहुत मैं प्रेरित भी हूँ इस चीज़ को लेकर के। जो सर ने जानकारी दी कि जो विलुप्त हो रहे हैं, जैसे पीपल है, पाकड़ है, बरगद है, कल्प वृक्ष हैं, औषधीय पौधे हैं, ये धीरे धीरे विलुप्त हो रहे हैं। इनकी आयु ज़्यादा होती है, तो आप मिल करके खासकर उन्हीं पौधों को रोपित करिए जिनकी आयु ज़्यादा हैं। और लगातार जो है सर से मैं जो मार्गदर्शन लेता रहूँगा और बहुत अभिभूत हूँ, प्रेरित हूँ। और सर को एकदम गुरु बना करके और आजीवन जो है वृक्ष रोपण कर और उसको संरक्षण करने का मैंने संकल्प भी ले लिया है। और मैं चाहता हूँ कि गोरखपुर के और लोग भी जुड़ें इस मुहिम के साथ में, और सर का मार्गदर्शन और आशीर्वाद ले करके, और इसको जो हम एक मॉडल तैयार करें कि गोरखपुर में अगर गोरखपुर का कहीं नाम लिया जाए तो उसमें हरियाली भी है। देखिए, सर ने एक बात कही थी कि वो अपने पेंशन का 10,000 रुपये इस पर खर्च करते हैं। सर, जो लक्ष्य है, अगर लक्ष्य की बात करें तो क्या लक्ष्य आपने साधा? देखिए, मैं 11,000 का लक्ष्य जैसे सावन जी ने लिया है से मैंने शुरू किया। जब 11,000 पूरा हो गया तो लक्ष्य को फिर मैं बढ़ाने लगा। फिर मैंने कहा कि नहीं, अभी आजीवन चलेगा, और कुछ पैसे जो आप कमाते हैं वो उसमें कुछ अंश समाज का होता है, और समाज ने मुझे बहुत दिया, बहुत सम्मान राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाया। तो वह धन वहाँ पहुँचना चाहिए। अगर नहीं पहुँचेगा तो मेरे परिवार में, मेरे अंदर कोई न कोई विकार, बीमारी आएगी और उसको वो उस रूप में निकल जाएगा। ये बात समझना चाहिए समाज को। तो उतने पैसे मैं वृक्षों में लगाता हूँ, सामाजिक कार्यों में लगाता हूँ। सर, पूर्वी उत्तर प्रदेश में व्यापक पैमाने पर आपका अभियान चल रहा है, अब इसको और कैसे बढ़ाएंगे?
देखिए, इसको बढ़ाने के लिए जो मैंने 4P वाला फार्मूला बताया वही सबसे ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ ये है कि प्राइमरी एजुकेशन से लेकर हायर एजुकेशन तक, अगर मैं बात करूं, मैं जब 2018 में रिटायर हुआ तो सुप्रीम कोर्ट से एक आया था कि पर्यावरण का कोर्स 6 महीने का सारी यूनिवर्सिटी में चलाया जाए। मैंने उसका सिलेबस भी बना कर दिया था यूनिवर्सिटी को, लेकिन वो आज तक नहीं किसी यूनिवर्सिटी में चालू हुआ, जबकि पर्यावरण 21वीं सदी की सबसे बड़ी चुनौती है। और इसमें हमको विद्यार्थियों को जोड़ना पड़ेगा प्राइमरी से लेकर के हायर एजुकेशन तक, और उनको ये कहना पड़ेगा कि आप अपने अध्ययन काल में कम से कम एक वृक्ष तो अवश्य लगा करके ग्रो करके दिखा करके जाएं। क्योंकि अगर हमारे पास ज़मीन नहीं है तो हम यूनिवर्सिटी या सरकार हमें वो ज़मीन प्रोवाइड करे कि जहां हम वृक्षारोपण करें, क्योंकि हमें ब्राज़ील का मॉडल लेना पड़ेगा जो उन्होंने पूरी अक्रॉस द कंट्री ग्रीन बेल्ट बना दी। तो सरकारों के मान का नहीं है ये, मैं अभी स्पष्ट बता दे रहा हूँ। जब तक ये जन अभियान नहीं होगा, ये इस पर आप विजय नहीं पा सकते। ये बहुत ही वैसा मुद्दा है। सरकारें तो आप सभी जानते हैं 36 करोड़ 1 अरब पौधे लगते हैं, और पुनः उसमें से एक भी आप 36 करोड़ लगाए तो अगर 36,000 भी सर्वाइव कर जाएं तो मैं सोचूंगा कि बहुत बड़ी बात है। सर ने बहुत बड़ी बात कही है, और सर ने स्पष्ट कहा है कि पौधारोपण के दिन या पौधारोपण कराते समय फ़ोटो खिंचवाना ही महत्वपूर्ण नहीं है। उस पौधे का संरक्षण, संवर्धन और उसको लगातार अपने नज़रों के पास रखने की आवश्यकता है, जिससे पौधा ग्रो करे और आने वाले समय में उसका लाभ हम नहीं तो हमारे बच्चे और हमारी आने वाली पीढ़ी जरूर ले सके। तो यह पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए एक मुहिम है, और उस मुहिम से यदि आप जुड़ते हैं तो आपको 4P जो फार्मूला है 4P उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं तब जाकर हम अपने देश को एक बेहतर देश, एक सुरक्षित देश और एक स्वास्थ्यवर्धक देश बना सकेंगे। एनबी भारत के लिए गोरखपुर से निखिलेश प्रताप सिंह। दीदी ने फिर से मीठा बनाया है, अब क्या हुआ? प्रमोशन और बोनस दोनों मुझसे खुद से। बोनस संभाल के रखना, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना। बेटा FD में इन्वेस्ट कर। इन्वेस्टमेंट कर दी, किस पे? खुद पे। अरे वाह बेटा, बेस्ट इन्वेस्टमेंट है ये, बेस्ट इन्वेस्टमेंट। थैंक यू। सच्चा प्यार सच में अनोखा होता है, कभी खुद से भी करके देखो। डायमंड कलेक्शन बाय एशपुरा, जश्न सच्चाई का।